नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं अमित गर्ग शुक्ला। परिवहन मंत्री चंद्रराम दास पंचतत्व में विलीन हो गए। आज बागेश्वर के सरयू घाट पर उनका अंतिम संस्कार किया गया। इस मौके पर सीएम धामी समेत कई मंत्री भी मौजूद थे। इससे पहले उन्होंने नम आंखों से विदाई दी। चंद्रराम दास का बुधवार को निधन हो गया था। वो लंबी बीमारी से जूझ रहे थे। उनके निधन के बाद राज्य में 3 दिनों का राजकीय शोक भी घोषित किया गया है। वहीं सीएम धामी ने कहा कि उनका जाना राज्य के लिए अपूरणीय क्षति है। लंबी बीमारी से जूझ रहे चंद्रराम दास का कल बागेश्वर में निधन हो गया। वो बागेश्वर के दौरे पर थे। अचानक से उनकी तबीयत खराब हुई, जिसके बाद उनको जिला अस्पताल ले जाया गया और बाद में ये दुखद खबर सामने आई कि उनका निधन हो गया। जिसके बाद आज बागेश्वर के सरयू घाट पर उनका अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी वहाँ पर मौजूद थे। साथ ही कैबिनेट के अन्य साथी और भारतीय जनता पार्टी के कई नेता भी सरयू घाट पर मौजूद थे। सभी ने नम आंखों से चंद्रराम दास को आखिरी विदाई दी और बाद में उनको मुखाग्नि दी गई। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उनका जाना राज्य के लिए अपूरणीय क्षति है। ये तस्वीरें हम आपको सरयू घाट की दिखा रहे हैं, जहां पर आज चंद्रराम दास को आखिरी विदाई दी गई। अंतिम संस्कार उनका यहां पर हुआ। नहीं रहे चंद्रराम दास, 4 बार के विधायक, पुष्कर सिंह धामी सरकार में परिवहन मंत्री, जो कि अपने मृदुभाषी स्वभाव के लिए हमेशा ही जाने गए। अपने विधानसभा क्षेत्र की जनता के बेहद करीब रहे। उनका जाना उनके विधानसभा क्षेत्र में लोगों को भावुक कर गया। हर कोई आज नम आंखों से उनको याद कर रहा है। और जब उनको अंतिम विदाई दी जा रही थी, उस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ साथ कैबिनेट के अन्य साथी भी वहां पर मौजूद थे। सभी ने चंद्रराम दास को आखिरी विदाई दी, उनको श्रद्धांजलि अर्पित की और बाद में उनका अंतिम संस्कार किया गया। 3 दिनों का राजकीय शोक भी घोषित किया गया है पूरे राज्य में। बहुत बड़ी अपूरणीय क्षति है, इसकी भरपाई नहीं हो सकती। वो सहज थे, सरल थे और हमेशा जिंदा दिल थे। और चाहे शारीरिक रूप से कितना भी कष्ट हुआ उनको, उन्होंने कभी उसको जो है अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। कई बार मैं मुख्यमंत्री के नाते उनको हमेशा कहता था कि आप आराम करिए, आप जो है ज़्यादा भागदौड़ मत करिए। वीडियो कॉन्फ्रेंस से आप जो है जिलों की जो समीक्षाएं हैं वो कर लीजिए। लेकिन उसके बावजूद भी वो पिथौरागढ़ भी गए, बीच में पौड़ी भी गए। कहने के लिए तो वैसे कोई शब्द ही नहीं है। बहुत ही अपने आप में एक अचंभित करने वाली घटना है। हम लोग 25 तारीख को एक ही मंच पे एक ही साथ थे। हमारे मध्य में बड़ा अच्छा संवाद भी हुआ। उनके स्वास्थ्य के बारे में मैंने जानकारी भी ली। उनकी आवाज़ की खनक और उनकी चेहरे की चमक से कहीं नहीं लग रहा था कि अगले दिन हम ऐसी कोई खबर भी सुनेंगे। भगवान बद्री विशाल के कपाट 7:10 पर खोल दिए गए। बद्री विशाल के दर्शन के लिए हजारों की संख्या में श्रद्धालु जुटे। कपाट खुलते ही ढोल नगाड़ों की थाप पर झूमते हुए नजर आए तमाम भक्त और इसके साथ ही कपाट खुलते ही श्रद्धालुओं पर हेलीकॉप्टर से फूलों की बारिश भी की गई। मंदिर परिसर को 20 क्विंटल रंग बिरंगे फूलों से सजाया गया। तो आज से कह सकते हैं कि चारों धामों के कपाट खुल गए हैं, जिसके बाद वो तमाम श्रद्धालु जो कि देश के अलग अलग हिस्सों से 4 धाम की यात्रा पर पहुंचे हैं, वो चारों ही धामों के दर्शन कर पाएंगे। इससे पहले गंगोत्री, यमुनोत्री, बाबा केदार के कपाट खुले थे और आज सुबह 7:10 पर पूरे विधि विधान के साथ बद्री विशाल के कपाट भी खोल दिए गए, जिसके बाद हजारों की संख्या में यहाँ पहुंचे श्रद्धालु बद्री विशाल के दर्शन कर रहे हैं। इस दौरान हर्षोल्लास की तस्वीर वहां से नजर आई और आसमान से फूलों की बारिश भी की जा रही थी। पूरे मंदिर परिसर को फूलों से सजाया गया है। 6 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आज कपाट खुलने के मौके पर बद्री विशाल के कपाट भी खुल गए। भक्तों की भारी भीड़ यहां पर उमड़ी और कैसे हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गई, आप उसकी भी तस्वीर देख सकते हैं। हमने देखा था केदारनाथ धाम में भी कपाट खुलने के मौके पर ऐसे ही आसमान से फूलों की बारिश की गई थी और आज बद्री विशाल में भी ऐसी तस्वीर नजर आई। बाबा का दरबार कैसे फूलों से सजा हुआ है, आप वो भी इन तस्वीरों में देख सकते हैं। बैंड बाजे से डोली का स्वागत किया गया। जमकर थिरकते हुए नजर आए वो तमाम श्रद्धालु जो कि आज कपाट खुलने के मौके पर बद्री विशाल धाम पहुंचे हुए थे।
ये भी अभी कपाट खुले बद्रीनाथ जी में, बद्रीनाथ पटकन खुले हैं, बहुत अच्छे लगे। आज भगवान बद्री साहब फूल बरस रहे हैं, ये असली फूल ये है जो ऊपर से बरस रहा है। आज खुशी का दिन है, आज खुशी का दिन है, आज खुशी का दिन है, बहुत बढ़िया लग रहा है, अच्छा लग रहा है। इतना बड़ा में ठंडा नहीं लग रहा है और गर्मी आ रहा है। मैं ग्राम माणा से हूँ और मुंबई से यहाँ दर्शन के लिए आई हूँ नारायण के, हर साल आती हूँ। बहुत आनंद की अनुभूति हो रही है और नारायण की नगरी में पूरा विश्व पधारा हुआ है, लग रहा है सारा विश्व यहाँ एकत्रित हुआ है। नारायण की नगरी में आनंद की अनुभूति हो रही है, बर्फबारी हो रही है, फिर भी नारायण के दर्शन के लिए बहुत ही लालायित है। बहुत खुश है, बहुत उत्साह है, क्योंकि हम लोग काफ़ी दिन से वेट कर रहे थे कि कब कपाट खोले। हम लोग बहुत खुश है क्योंकि हम लोग उत्तराखंडी है, पहाड़ी है और हम लोग बद्रीनाथ जी के दर्शन करने आए हैं, अपने कल्चर अपना दिखाने के लिए, अपनी संस्कृति को प्रमोट कर रहे हैं और इसलिए बहुत खुश है कि सब पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। पहले तो सभी 33 कोटि देवी देवताओं को मेरा कोटि कोटि नमन है, उनके चरणों में हम आए हैं और हमें इतना अच्छा सौभाग्य प्राप्त हुआ। श्री बद्री जी विशाल जी के आंखों के सामने हम नृत्य प्रस्तुत कर रहे हैं, इससे बड़ा सौभाग्य हमको क्या मिलेगा। आज बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने के साथ ही रिलायंस जियो ने चारों धामों में अपनी ट्रू 5G सर्विस की शुरुआत भी कर दी। रिलायंस जियो की ट्रू 5G सर्विस बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री मंदिर परिसरों में शुरू हो गई है। अब देश भर से चार धाम पहुंचने वाले लाखों श्रद्धालुओं को 5G की अल्ट्रा हाई स्पीड का फायदा मिल पाएगा। जियो ट्रू 5G लॉन्च के मौके पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि रिलायंस जियो ने उत्तराखंड के चार धाम परिसर में अपनी 5G सेवाओं की शुरुआत कर दी है। इसके लिए जियो को बधाई और धन्यवाद देता हूं और इस सुविधा से आने वाले लाखों तीर्थयात्री हाई स्पीड डेटा नेटवर्क का फायदा उठा पाएंगे। साथ ही जियो के मजबूत डेटा नेटवर्क की मदद से चार धाम यात्रा के दौरान आपदा प्रबंधन, सर्विलांस और रियल टाइम बेसिस पर यात्रा की निगरानी की जा सकेगी। रिलायंस जियो ने उत्तराखंड के चार धाम मंदिर परिसर में अपनी 5G सेवाओं की शुरुआत की है। चार धाम यात्रा के प्रारंभ में ही 5G सेवाएं शुरू करने के लिए और राज्य के डिजिटल परिदृश्य में परिवर्तनकारी बदलाव लाने के लिए मैं जियो को बधाई और धन्यवाद देता हूं। इस सुविधा से प्रदेश के और देश के विभिन्न हिस्सों से आने वाले लाखों तीर्थयात्री हाई स्पीड डेटा नेटवर्क का लाभ उठा सकेंगे। चार धाम में सफल 5G सेवाओं के प्रारंभ के साथ ही जियो न केवल मुख्य शहरों में बल्कि राज्य के दूर दराज के धार्मिक स्थानों पर भी 5G सेवाएं प्रदान करने की अपनी प्रतिबद्धता पर खरा उतरा है। साथ ही जियो के मजबूत डेटा नेटवर्क की मदद से चार धाम यात्रा के दौरान आपदा प्रबंधन, सर्विलांस और रियल टाइम बेसिस पर यात्रा की निगरानी रखी जा सकेगी। मैं जियो को पुनः धन्यवाद देता हूं, जो प्रदेश की दुर्गम भौगोलिक संरचना में भी तेजी से कार्य करते हुए प्रदेशवासियों को डिजिटल सेवाएं उपलब्ध करवा रहा है। और चार धाम यात्रा में अभी तक श्रद्धालुओं का आंकड़ा 1 लाख के पार चला गया है। केदारनाथ में अभी तक 32,000 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए, गंगोत्री में 32,000 और यमुनोत्री में 31,000 और बद्रीनाथ धाम में 4,500 तीर्थयात्री अब तक दर्शन कर चुके हैं। तो जैसा कि इस बार उम्मीद भी जताई जा रही है कि पिछले सारे रिकॉर्ड टूट जाएंगे, जिस तरीके से बड़ी संख्या में यात्री रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं, आने वाले दिनों में आंकड़ा निरंतर बढ़ता चला जाएगा। इन सब के बीच बड़ी बात सामने आई है कि 1 लाख का आंकड़ा पार कर गया है श्रद्धालुओं के यहां पहुंचने का। सबसे अधिक अब तक केदारनाथ में दर्शन हुए हैं, उसके बाद गंगोत्री, यमुनोत्री और आज जबकि बद्री विशाल के कपाट खुले हैं, इस मौके पर भी 4,500 श्रद्धालु यहां पर पहुंच चुके हैं। हरिद्वार में ट्रेनी आईएएस की विजिट के दौरान नगर निगम के वेंडिंग जोन के स्ट्रीट व्यापारी आपस में भिड़ गए, जिसके बाद 50 ट्रेनी आईएएस अधिकारियों को अपनी विजिट बीच में ही छोड़कर वापस लौटना पड़ा। दरअसल 50 ट्रेनी आईएएस हरिद्वार के दौरे पर पहुंचे थे, जहां उन्हें नगर निगम के पिंक वेंडिंग जोन, एसटीपी और कूड़ा निस्तारण प्लांट के बारे में जानना था। इस बीच हरिद्वार के रोड़ी बेलवाला के पास बने पिंक वेंडिंग जोन में स्ट्रीट व्यापारियों के 2 गुट आपस में भिड़ गए और नगर निगम के अधिकारियों पर एक गुट को ज्यादा तवज्जो देने का आरोप लगाने लगे। रेडी पटरी वालों के हाई वोल्टेज ड्रामे को देखकर ट्रेनी आईएएस का दल वहां से वापस चला गया।
उत्तराखंड में ब्यूरोक्रेसी लगातार सवालों के घेरे में है। मंत्री ब्यूरोक्रेट्स पर लगातार अधिकारियों पर बात नहीं सुनने का आरोप लगाते रहे हैं, लेकिन अब तो जिले के अधिकारी भी लापरवाही दिखाई देने लगे हैं। इसी का नमूना देखने को मिला हल्द्वानी में, जहां पर प्रभारी मंत्री समस्याएं सुनती रहीं और अधिकारी पहुंचे ही नहीं। श्रम विभाग के अधिकारी मौजूद नहीं, वन विभाग के अधिकारी मौजूद नहीं, और एक और अधिकारी थे जो शायद 2 तरफ का चार्ज लेके बैठे हुए, वो भी यहाँ पर मौजूद नहीं। उद्योग विभाग, जो कि कति मैं कह सकती हूँ कि अच्छा आचरण नहीं है। ये है धामी सरकार की कैबिनेट और नैनीताल जिले की प्रभारी मंत्री रेखा आर्या, जो बुधवार को हल्द्वानी के गौलापार में लोगों की जन समस्याएं सुनने पहुंची थी। लेकिन प्रभारी मंत्री की बैठक में ही कई विभागों के अधिकारी नहीं पहुंचे, जिसके कारण मंच पर ही प्रभारी मंत्री का गुस्सा फूट गया और उन्होंने गैर हाजिर रहे अधिकारियों पर कार्रवाई का फरमान भी सुना दिया। कई विभागों के अधिकारी जो यहाँ पर मौजूद नहीं थे, उनको स्पष्टीकरण लेने के लिए कहा गया है और उनका स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं रहेगा तो उस पर कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी, यह भी उनको बता दिया गया है। आज चेतावनी के रूप में है और कल यदि उनका स्पष्टीकरण यदि वाकई स्पष्ट नहीं होगा तो उन पर कार्रवाई भी की जाएगी। जाहिर है प्रभारी मंत्री जन समस्याएं सुनने पहुंची, लेकिन उद्योग, श्रम, फॉरेस्ट जैसे डिपार्टमेंट के अधिकारियों ने आना जरूरी नहीं समझा, जिससे साफ है कि अधिकारी सरकार के मंत्रियों को गंभीरता से लेने के मूड में नहीं है। ऐसे में सवाल है कि आखिर ये अधिकारी सामान्य जनता को कितनी गंभीरता से लेते होंगे। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। विभाग के अधिकारी मौजूद नहीं, और एक और अधिकारी थे जो शायद 2 तरफ का चार्ज लेके बैठे हुए, वो भी यहाँ पर मौजूद नहीं। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने चेतावनी देते हुए कहा है कि वो 9 मई को इकबालपुर शुगर मिल पर 24 घंटे का उपवास करेंगे। उन्होंने कहा कि पिछले दिनों इकबालपुर शुगर मिल पर धरना प्रदर्शन किया गया था, लेकिन सरकार ने इस ओर कोई ध्यान दिया नहीं। किसानों का बकाया भुगतान नहीं किया गया, बल्कि चीनी को चोर दरवाजे से बेचने की तैयारी भी की जा रही है। इसलिए आज किसान परेशान हैं, इसलिए मजबूरन मुझे सरकार को जगाने के लिए 24 घंटे का उपवास करना पड़ेगा। धरना दिया था इकबालपुर चीनी मिल पर जो है, उसके बाद लगा कि राज्य सरकार 32 करोड़ रुपया देने जा रही है। मुख्यमंत्री ने भी बात की थी, गन्ना मंत्री ने बात की, स्वयं मैनेजमेंट ने मुझसे बातचीत करके बताया, लेकिन कुछ नहीं, बल्कि और भी चीनी चोर दरवाजे से बिकने की साजिश हो रही है। तो अब 24 घंटे का उपवास इसके विरोध में इकबालपुर चीनी मिल के सामने करूँगा। 9 तारीख को करूंगा। अभी लोगों से परामर्श करके समय इत्यादि तय करेंगे। क्या उत्तराखंड के तराई इलाके में खालिस्तानी आतंकवाद एक बार फिर से पैर पसारने की फिराक में है? क्या मिनी पंजाब कहे जाने वाले इस इलाके में आतंकियों की निगाह है? आखिर ये सवाल क्यों उठ रहे हैं, आपको एक रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। पंजाब पुलिस के इन मोस्ट वांटेड खालिस्तानी आतंकियों की लिस्ट पंजाब के किसी थाने में नहीं, बल्कि उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले के कई पुलिस थानों में चस्पा है, जिसमें से कुछ पकड़े जा चुके हैं और कुछ अभी भी मोस्ट वांटेड हैं। जो फरार हैं, उनमें से कई आतंकी तराई के बड़े किसानों और व्यापारियों को भी धमकी दे रहे हैं और इन सारी कॉल्स के कनेक्शन पंजाब और कनाडा से जुड़े हैं, जहां बैठकर ये आतंकी जान से मारने की धमकी भरे कॉल कर दहशत फैलाने की फिराक में है। हालांकि इतने सारे सबूतों के बावजूद पुलिस अधिकारी तराई के खालिस्तान कनेक्शन को सिरे से खारिज कर रहे हैं। रहते 1 साल में मेरे द्वारा यहाँ कुछ भी ऐसा नहीं देखा गया है कि कोई खालिस्तानी आया हो या कोई ऐसा विचारधारा आई हो। अमृतपाल और प्रीतपाल और तमाम लोग कहाँ जा रहा था, हमने पूरा कॉम्बिंग किया, सर्च किया, कहीं भी कोई न तो कोई व्यक्ति मिला, न तो कोई विचारधारा मिली और ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। फिर भी पुलिस पूरी तरह यहाँ पर अलर्ट है। 80 के दशक में पंजाब से लेकर यूपी के तराई तक फैले खालिस्तानी आतंकवाद को अपने सामने फलता फूलता देखने वाले वरिष्ठ पत्रकार मानते हैं कि आज भी तराई की धरती में खालिस्तान के बीज मौजूद हैं। काशीपुर का महल सिंह हत्याकांड और कई व्यापारियों को मिल रही खालिस्तानी धमकियां इसका उदाहरण है। कुछ
55 से ज़्यादा लोग जो है अभी संदिग्ध इस तरह के चिन्हित किए गए हैं, जिनका पुलिस उनका पूरा रिकॉर्ड खंगाल रही है। उनके खालिस्तान या उनके समर्थकों से क्या संबंध है, इस बारे में पूरी जांच कर रही है। तो निश्चित रूप से यहाँ पे खालिस्तान कहीं ना कहीं सोच तो कुछ लोगों में अभी है। खालिस्तानी आतंकवादी भले ही उस तरह से सक्रिय नहीं दिख रहे हैं, लेकिन उसके बीज यहाँ मौजूद हैं, जो गाहे बगाहे अंकुरित होते रहते हैं। ऐसे में तराई को आतंक से दूर रखना सुरक्षा एजेंसियों के लिए एक बड़ी चुनौती है। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। एक बड़ी खबर देहरादून से आ रही, जहां पर मौसम विभाग ने रुद्रप्रयाग, चमोली, उत्तरकाशी के लिए अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग ने 27 से 29 अप्रैल तक हल्की बारिश और ओलावृष्टि का येलो अलर्ट जारी किया है। साथ ही 30 अप्रैल से 1 मई तक ओलावृष्टि, बारिश और बिजली गिरने को लेकर मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अलर्ट के बाद चारधाम यात्रियों को सतर्क रहने के लिए कहा गया है। ये बड़ी खबर हम आपको देहरादून से बता रहे हैं। मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है। आने वाले दिनों में मौसम बिगड़ सकता है, लिहाजा चारधाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं को, यात्रियों को एहतियात बरतने के निर्देश जारी किए गए हैं। पर्यटकों का जिस कदर दबाव पहाड़ पर बढ़ रहा है, उससे क्राउड मैनेजमेंट एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। हालांकि नैनीताल में अधिकारियों ने यातायात सुधारने की बैठक तो ली, लेकिन धरातल पर कुछ भी देखने को नहीं मिला। नैनीताल में पर्यटन की बैठक सिर्फ कागजी साबित हुई है। 15 दिन पहले हुई इस बैठक में निर्णय तो कई लिए गए, लेकिन आदेश धरातल पर नहीं उतर सके। न चीना बाबा चौराहे से स्टेट बैंक तक बाइक कारें हटाई गई और न ही माल रोड से टैक्सी बाइकों की पार्किंग को हटाया जा सका। हालात इतने ज्यादा बदतर हैं कि गाड़ी पड़ाव चौराहे पर तो बाइकों का नया स्टैंड ही बन गया है। संगठन द्वारा ये कहा गया कि नैनीताल में वन वे व्यवस्था को लागू किया जाए। जिलाधिकारी महोदय ने भी इस बात को रखा कि एक वीकेंड पे वन वे व्यवस्था को लागू करके देख लिया जाए, लेकिन पुलिस प्रशासन बिल्कुल अपनी बात पर अडिग है। वो वन वे व्यवस्था के बिल्कुल खिलाफ है। पर्यटन की बैठक में स्टेक होल्डरों और प्रशासन ने मिलकर कई निर्णय लिए, जिसमें शहर को जाम मुक्त करने की योजना तैयार की गई। लेकिन हालात ये हैं कि माल रोड भी पार्किंग का अड्डा बन गया, तो बाहरी बाइकें भी बेरोक टोक शहर में पहुंच रही हैं। हालांकि पुलिस इसके लिए अपने अलग तर्क दे रही है। हमने मीटिंग्स करके ये कोशिश करी है कि इनके लिए निर्धारित एक कोई स्टैंड बन सके जो लोकल की टैक्सीज है, ताकि वो लोग वहीं से ऑपरेट करें। और बाकी जो बाहर से आने वाली बाइक्स हैं जो ट्रिपल राइडिंग कर रहे हैं या किसी तरीके की अराजकता फैला सकते हैं, तो उनके लिए हमने उनको रोका है रूसी पे। अभी तो मई जून का महीना बचा है, लेकिन पहले ही चरण में शहर पर्यटकों के दबाव और अव्यवस्थाओं की मार झेल रहा है। अब तो ये भी सवाल उठ रहे हैं कि अगर ऐसी ही व्यवस्थाएं चाहिए थी तो बैठक का सुझाव की मांग क्यों की जाती है। न्यूज़ 18 के लिए नैनीताल से वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट। टेहरी में चारधाम यात्रा के मुख्य पड़ाव चंबा में ट्रैफिक जाम यात्रियों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है, जिस कारण आम यात्रियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। हालांकि प्रशासन द्वारा चंबा बाईपास टनल से ट्रैफिक को डाइवर्ट किया गया है, लेकिन इसके बावजूद चंबा चौक पर घंटों जाम की स्थिति बनी रहती है। चंबा गंगोत्री हाईवे पर पार्किंग नहीं होने और कूड़ेदान से दूर दराज से आने वाले यात्रियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। वहीं मामले में एसडीएम का कहना है कि पुलिस और पीआरडी के अतिरिक्त जवान लगाए गए हैं और टनल से ट्रैफिक को डाइवर्ट किया जा रहा है, लेकिन चंबा चौक पर अवैध तरीके से गाड़ियां खड़ी करने के चलते ही जाम की स्थिति पैदा होती है। पहले की स्थिति थी, क्योंकि जब टनल था वो ऑपरेशनल नहीं था। अभी वर्तमान में एक तो टनल ऑपरेशन है, तो जाम से आई एम प्रीटी श्योर इस बार निजात मिल जाएगा, वो प्रॉब्लम नहीं रहेगी। दूसरा जो आपका कूड़ाघर वाला इशू है, तो कूड़ाघर अभी जैसे फरवरी एंड में हमने पूरा साफ करवाया था उसको, और वहाँ से जो हमारा नियमित कूड़े का निस्तारण है उसको स्टार्ट करवाया था। और वहाँ पर भी जो पैरापिट्स वगैरह टूटे थे उसका हमने रीइंफोर्समेंट का, रीएस्टैब्लिशमेंट का काम करवा लिया है। उत्तर प्रदेश से स्मैक लाकर पौड़ी के तमाम इलाकों में तस्करी कर रहे 2 नशा तस्करों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। दोनों तस्कर कोटद्वार के रहने वाले हैं। तस्करों के पास से 31 ग्राम स्मैक बरामद की गई है। वहीं मामले में एसएसपी ने बताया कि पुलिस ने हाल ही के दिनों में अब तक 23 लाख रुपए की स्मैक और चरस पकड़ी है। एसएसपी ने कहा कि पहाड़ में नशे के कारोबार को जड़ से खत्म करने के लिए पुलिस का ऑपरेशन जारी है। एनडीपीएस एक्ट में 37 अभियोग जो है पंजीकृत किए गए हैं, जिसमें लगभग 203 ग्राम स्मैक, 2.5 किलो के करीब जो है चरस और 114 किलोग्राम जो है गांजा वो बरामद किया गया है।
यहाँ रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए।